मनोज को अपनी बीवी मीनाक्षी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो बोला, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो? मीनाक्षी ने कहा, अगर मेरी बात झूठी साबित हुई तो मुझे फांसी पर लटका देना मनोज, लेकिन यकीन करो मैं जो कह रही हूँ वो एकदम सच है। मनोज काफी दिनों से परेशान था। उसका बिजनेस ठप हो गया था और उस पर काफी कर्ज चढ़ गया था। इस कर्ज को उतारने के लिए मनोज सहारनपुर की अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहता था, लेकिन मनोज के बड़े भैया और भाभी उस जमीन को बेचने के पक्ष में नहीं थे। 2 साल पहले तक दोनों भाइयों के बूढ़े माँ बाप सहारनपुर में ही रहते थे। 2 साल पहले जब पिता की मौत हुई तो बूढ़ी माँ कौशल्या देवी पांडव नगर आ गई। बड़ा बेटा संतोष का घर बड़ा जरूर था, लेकिन उसका दिल इतना छोटा था कि माँ के लिए जगह ही नहीं थी। इसीलिए कौशल्या देवी अपने छोटे बेटे मनोज के साथ ही रहने लगी। लेकिन जब से वो पांडव नगर आई थी, बीमार रहती थी। मनोज की बूढ़ी माँ कौशल्या देवी की सेवा उनकी छोटी बहू मीनाक्षी अपनी माँ की तरह ही करती थी। बड़े भैया तो अपने माँ को पूछने तक नहीं आते थे। मीनाक्षी और मनोज ही थे जो पिछले 2 साल से अपनी माँ की देखभाल कर रहे थे। माँ के इलाज में भी मनोज ने काफी रुपया कर्ज लेकर लगा दिया। जब मनोज की भाभी कुसुम के तीसरा बच्चा होने को था, तब मीनाक्षी ही थी जो दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी थी। जब बच्चा हो गया और मीनाक्षी की जेठानी अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल से घर आई तो उसने मीनाक्षी की सेवा की एवज में उसके हाथों में नोटों की गड्डी पकड़ा दी, लेकिन मीनाक्षी ने वो रुपया नहीं लिया। भाभी को तब भी ऐसा लगा था कि मीनाक्षी उसकी इतनी सेवा रुपयों के लिए ही कर रही है। मनोज तो अपनी भाभी के इस आदत से बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन मीनाक्षी ने उसे समझाया कि जाने दो, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। वो हमें जो चाहे समझे, लेकिन हमारी नजर में वो हमारे बड़े ही रहेंगे। अपने छोटे भाई के घर कौशल्या देवी की इतनी सेवा देकर बड़े भैया को लगता कि सहारनपुर की जमीन को हासिल करने के लिए ही मनोज और उसकी बीवी माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मीनाक्षी का स्वभाव ही ऐसा था कि उसके दिल में सबके लिए जगह थी। छोटे से घर में किसी तरह गुजर बसर करने के बावजूद वो कभी अपने पति मनोज से शिकायत नहीं करती। बड़े भैया और भाभी का रवैया मनोज और उसकी बीवी मीनाक्षी के लिए हमेशा से बुरा था। मनोज कभी अपने भैया भाभी के लिए बुरा बोल भी देता, लेकिन मीनाक्षी अपने जेठ और जेठानी की बातों को कभी दिल पर नहीं लेती थी। मीनाक्षी की इस आदत की वजह से उसका पति मनोज उसे बेवकूफ समझता था, लेकिन मीनाक्षी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। 15 दिन पहले ही माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मनोज इस दुविधा में था। किसी तरह भैया और भाभी सहारनपुर के जमीन को बेचने के लिए राजी, लेकिन मनोज के बड़े भैया किसी भी कीमत पर अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेचना चाहते थे। मनोज आज ही अपने भैया से मिलकर आया था और तब से ही बेहद परेशान दिख रहा था। अपने पति को टेंशन में देखकर मीनाक्षी समझ गई थी कि आज फिर से सहारनपुर के जमीन को लेकर उसके पति की बड़े भैया से कहा सुनी हुई है। मनोज की बीवी मीनाक्षी दिल की बहुत सीधी थी। वो अपनी जेठानी की तरह तेज होती तो शायद उसका पति मनोज इतना परेशान भी न होता। फिर भी मनोज अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। पांडव नगर कॉलोनी में ही दोनों भाइयों का घर था। मनोज के बड़े भैया बैंक में मैनेजर थे। वो चाहते तो अपने छोटे भाई का अपने बैंक से लोन करवाकर उसके अचार के बिजनेस को फिर से खड़ा करने में उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बड़े भैया संतोष के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बड़े लड़के शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ते थे। मनोज की एक ही बेटी थी जो 6 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसे महंगे स्कूल में पढ़ाने की औकात मनोज के नहीं थी। इसीलिए मनोज ने अपनी बेटी अनुराधा का एडमिशन पांडव नगर के सरकारी स्कूल में करवा दिया था। रात को मीनाक्षी की बेटी सो चुकी थी और मनोज भी अपने भैया के घर से मायूस होकर लौटा था। खाना खाते समय ही मीनाक्षी अपने पति से ऐसी बात बताई कि उसके कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मीनाक्षी की बात को सुनकर मनोज थोड़ी देर खामोश हो गया, फिर बोला, मीनाक्षी, लेकिन यह बात तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? मीनाक्षी ने कहा, माँ जी को मरे हुए अभी महीना भी नहीं गुजरा। इस बीच मैं इतना बिजी रही कि उनकी बात आपको बताना ही भूल गई। आज आपको इतना परेशान देखा तो मुझे माँ जी की वो बात याद आ गई जो मरने से एक दिन पहले ही माँ ने मुझे बताया था। सहारनपुर वाले घर के एक कमरे के दाहिने ओर के कोने की ओर अगर गड्ढा खोदा जाए तो वहाँ पर उनके पूर्वजों
का बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। हालांकि मेरी सास ने अपने जीवन में कभी उस धन को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब उनके ससुर की मौत हुई तो उन्होंने मेरी सास कौशल्या देवी को यह बात बताई और उन्होंने मेरी माँ जी से बोला था कि इस धन के बारे में उसी को बताना जो उस धन को संभालने के लायक हो। मीनाक्षी के मुंह से यह बात सुनकर मनोज ने अपनी बेवकूफ बीवी को बाहों में भर लिया। सीधी सादी मीनाक्षी का ये कहना था कि क्यों न पुरखों की उस दौलत के बारे में बड़े भैया से बता दिया जाए। वो बैंक में मैनेजर हैं, सोने चांदी को बदल कर हमें हमारा हिस्सा नगद में दे देंगे। बस हमें इतना मिल जाए कि आपका सारा कर्ज उतर जाए, अचार वाला बिजनेस फिर से चलने लगे और ये टूटा फूटा घर रहने के लायक बन जाए। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अपनी बीवी मीनाक्षी के भोलेपन वाली बात सुनकर मनोज ने झट से कहा, मीनाक्षी बेवकूफों वाली बात मत करो। भैया और भाभी को उस छुपे हुए धन की भनक लगी तो वो उसे पूरा हड़प जाएंगे और हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम उस धन के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताओगे। मीनाक्षी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं कसम खाती हूँ कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन हम उस धन को कैसे हासिल करेंगे? मनोज ने कहा, मैं कल ही भैया से सहारनपुर वाले घर की चाबियां लेकर वहाँ निकल जाता हूँ। मीनाक्षी ने कहा, तुम आज ही भैया से सहारनपुर वाली जमीन के चक्कर में लड़के आए हो, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर चाबियां नहीं देंगे। अगर उनकी मर्जी के बिना तुम सहारनपुर चले गए तो वहाँ के कई लोग तुम्हारे भैया के करीबी हैं, वो तुरंत उन्हें कॉल कर देंगे। कोई दूसरा उपाय हो तो सोचो। अपनी बेवकूफ बीबी की समझदारी भरी बातों को सुनकर मनोज सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद मनोज के दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी कल सुबह ही तुम बड़े भैया के घर जाना और उनसे कहना कि ये वाला घर जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं वो उसे ले लें और इसके बदले में हमें सहारनपुर वाला घर दे दें। पति की यह बात सुनकर मीनाक्षी ने कहा, लेकिन क्या भैया तुम्हारे इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? मनोज ने कहा, हाँ राजी क्या होंगे, बल्कि वो तो यही चाहते हैं। आज सुबह ही जब मैं उनसे सहारनपुर वाली जमीन को बेचने की बात करने गया था वो यही कह रहे थे कि ज्यादा कर्ज है तो मैं यह प्लॉट उनके नाम कर दूं, बदले में इसकी कीमत ले लूं या सहारनपुर वाली जमीन ले लूं। यह बात सुनकर मीनाक्षी बोली, ठीक है, मैं सुबह ही भैया के घर जाकर उनसे सहारनपुर वाली जमीन से इस घर को बदलने की बात करती हूँ, लेकिन अगर वो फिर भी सहारनपुर वाली जमीन को हमें देने के लिए राजी न हुए तो? मनोज ने कहा, तुम भी न कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाती हो। अरे वो मेरे भाई हैं, मैं उनके रग रग से वाकिफ हूँ। असल में भैया बहुत पहले से हमारे इस प्लॉट को हड़पने की फिराक में हैं। सहारनपुर वाली जमीन देहात में है, उसके मुकाबले ये जमीन बहुत कीमती है। भैया ने मेरा लोन भी यही सोचकर नहीं होने दिया ताकि मैं कर्ज उतारने के लिए मजबूर होकर ये प्लॉट उन्हें दे दूं। इस तरह पांडव नगर में उनकी प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी और हम जैसे गरीब रिश्तेदारों से उनका पाला भी छूट जाएगा। अगली सुबह मनोज के बड़े भाई संतोष अभी ड्यूटी के लिए तैयार ही हो रहे थे कि मीनाक्षी उनके घर पहुंच गई। मीनाक्षी की जेठानी कुसुम ने अपनी देवरानी को अपने घर देखा तो वो समझ गई कि इसे मनोज ने ही भेजा है। वो बोली, मीनाक्षी तुम दोनों पति पत्नी जो सोच रहे हो ना वो कभी नहीं होगा। वो मेरे सास ससुर की जमीन है, मैं ब्याह कर उसी घर में गई थी, मैं जीते जी तो उस घर को कभी बेचने नहीं दूंगी। मीनाक्षी ने कहा, दीदी मेरे पति पांडव नगर के प्लॉट के बदले में सहारनपुर वाला प्लॉट चाहते हैं। मेरे पति ने सोच लिया है कि अब वो पांडव नगर में नहीं रहेंगे, महंगा शहर है और कमाई कुछ नहीं, इसीलिए गांव में ही वो छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे। आप यहाँ वाला हमारा प्लॉट रख लीजिए, बदले में हमें सहारनपुर वाला मकान दे दीजिए। मीनाक्षी की ये बात सुनकर उसकी जेठानी कुसुम के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वो बोली, मीनाक्षी मैं तो कब से अपने देवर को यही बात समझा रही थी कि पुश्तैनी जमीन बेचने से अच्छा है कि वहीं जाकर रह लो, लेकिन उसे मेरी बात अब समझ आई है। मीनाक्षी के जेठ संतोष ने मीनाक्षी के मुंह से ये बात सुनी तो वो बोले, मीनाक्षी देखो मैं मनोज का सगा बड़ा भाई हूँ, उसके भले की ही सोचूंगा। आज ही मैं यहाँ वाली जमीन के पेपर बनवा लाता हूँ, तुम दोनों पति पत्नी साइन कर देना और सहारनपुर चले जाना। मीनाक्षी की बातों से संतोष और उसकी बीवी कुसुम को लगा कि उनकी मांगी मुरादें पूरी हो गई।
एक भाई की मजबूरी का फायदा दूसरा भाई न उठाए तो फिर भाई होने का क्या फायदा। शाम 5 बजे ही मनोज के मोबाइल पर बड़े भाई संतोष का कॉल आ गया और उसने दोनों पति पत्नी को जमीन के पेपर लेकर अपने घर आने को कहा। मीनाक्षी ने अपनी 6 साल की बेटी अनुराधा को साथ लिया और अपने जेठ के घर पहुंच गई। थोड़ी देर में मनोज भी जमीन के पेपर लेकर पहुंच गया। मनोज और उसकी बीवी मीनाक्षी ने गवाहों के सामने कागज पर हस्ताक्षर किए और तभी कुसुम सहारनपुर वाले घर की चाबियां लेकर आई और मनोज के हाथों में थमाते हुए बोली, अब सहारनपुर की जमीन तुम्हारी हुई, ये लो चाबियां। अब तुम लोग चाहो तो उस जमीन को बेच भी सकते हो। और सुनो, सहारनपुर की बस रात को 8:30 बजे खुलती है। दोनों अपना सामान लेकर अभी बस अड्डे पर चले जाओ, वरना आज रात की बस निकल जाएगी। मनोज और मीनाक्षी ने कुसुम की बात मानकर घर से जरूरी सामान लिया और बस अड्डे की ओर निकल पड़े। मनोज के बड़े भैया संतोष और उनकी बीवी पांडव नगर की जमीन हासिल कर बेहद खुश थे, तो इधर मनोज और उसकी बीवी मीनाक्षी भी सहारनपुर की बस में बैठे बड़े खुश नजर आ रहे थे। सुबह सुबह ही मनोज अपने छोटे से परिवार के साथ सहारनपुर अपने पुश्तैनी घर पहुंच गया। मीनाक्षी पूरे दिन पुराने मकान को रहने के लायक बनाने में लगी रही। शाम को मीनाक्षी ने पहली बार अपनी पुश्तैनी घर में खाना बनाया और बेटी को सुलाने के बाद अपने पति से बोली, मनोज, हम लोग सारा धन एक साथ नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा धन निकाल कर पहले अपने अचार वाले बिजनेस को शुरू करेंगे और बिजनेस को इतना बड़ा कर लेंगे कि हमें अपने पूर्वजों का पूरा धन निकालने की जरूरत ही न पड़ेगी। मनोज भी कुछ ऐसा ही चाहता था, लेकिन इतने बड़े घर में वो धन कहाँ छुपा है, ये कैसे मालूम होगा। मीनाक्षी की सास कौशल्या देवी ने मरने से पहले मीनाक्षी को बताया था कि घर के अंदर वाले दाहिने ओर के एक कमरे के कोने के नीचे खुदाई करने पर वो धन मिल जाएगा। तो मनोज और उसकी बीवी पहले दिन से ही काम पर लग और उन्होंने रात में दाहिने ओर का पुराना सा कमरा ढूंढ लिया और उस कमरे की खुदाई शुरू कर दी। लगातार 10 दिनों तक दोनों पति पत्नी घर को खोदते रहे, लेकिन उन्हें उस कमरे में खजाना तो क्या, एक फूटी कौड़ी तक न मिली। उस घर में दाहिने ओर कुल 4 कमरे थे और दोनों पति पत्नी ने 2 महीने में चारों कमरों को खोद डाला, लेकिन कहीं कोई खजाना नहीं मिला। अब मनोज बुरी तरह हताश हो चुका था, उसके सारे सपने बिखर चुके थे। इस बीच मीनाक्षी अपने पति को लगातार हौसला देती रही, लेकिन खजाना न मिलने की वजह से वो डिप्रेशन का बुरी तरह शिकार हो चुका था। इसी डिप्रेशन में एक दिन मनोज ने आत्महत्या कर ली। पति के दर्दनाक मौत के बाद मीनाक्षी के सामने उसकी बेटी का भविष्य था, इसलिए उसने हिम्मत न हारी और 15 साल गुजर चुके थे। बेवकूफ मीनाक्षी अब सहारनपुर के मशहूर बिजनेस वुमन मीनाक्षी देवी बन चुकी थी। विदेशों तक उसकी कंपनी के बनाए अचार की खुशबू पहुंच रही थी। मीनाक्षी देवी की कंपनी को उसकी बेटी अनुराधा संभाल रही थी, जो अब 21 साल की हो चुकी थी। मीनाक्षी देवी अपनी बेटी के साथ आज भी अपने पुश्तैनी मकान में ही रहती थी। उनके कई करीबी लोगों ने उनसे कहा कि आपके पास इतनी दौलत है तो किसी बड़े शहर में बड़ी सी हवेली क्यों नहीं खरीद लेती। मीनाक्षी देवी हंसकर जवाब देती कि इस घर में उनके पति की यादें हैं, इसीलिए वो इस मकान को अपने जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती। एक दिन मीनाक्षी देवी अपने ड्राइंग रूम में थी कि उनके नौकर ने उनसे कहा, आपसे कोई मिलने आया है, बोल रहे हैं कि वो आपके पति के बड़े भाई और भाभी हैं। इतना सुनकर मीनाक्षी देवी ने झट से कहा कि उन्हें अंदर बुला लाओ। 15 साल बाद अपने जेठ और जेठानी को अपने सामने देखकर मीनाक्षी देवी बेहद हैरान थी। वो सोच रही थी कि जो लोग उसके पति की मौत की खबर सुनकर भी यहाँ नहीं आए थे, वो आज कैसे आ गए। चाय नाश्ता के बाद मीनाक्षी देवी ने उनके घर आने का कारण पूछा तो मीनाक्षी देवी के जेठ संतोष बोले, 5 साल पहले मेरे बैंक में डकैती हो गई। इस डकैती में मेरा साला इन्वॉल्व था, इसीलिए पुलिस ने मुझे भी शक के घेरे में ले लिया और मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। खुद को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई। डकैती की रकम वसूलने के लिए सरकार ने पांडव नगर के मेरे दोनों प्लॉट की कुर्की कर दी और हम लोग किराए पर रहने को मजबूर हो गए। मेरे ऊपर इस
इस वक्त इतना कर्ज है कि मैं मकान का किराया तक नहीं दे पा रहा हूँ। कल मकान मालिक ने हमारा सामान बाहर कर हमें अपने घर से निकाल दिया। हम लोगों के पास अब कोई आधार नहीं बचा, तो हम लोग आपके पास आए हैं। मीनाक्षी देवी को जब अपने जेठ और जेठानी की हालत पता चली तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ। वो बोली, आपके बच्चे कहाँ हैं? जेठानी ने बताया, मेरे दोनों लड़के जिन्हें मैंने महंगे स्कूलों में पढ़ाया था, निकम्मे और नालायक निकल गए। बड़े वाले ने अपने टीचर की बेटी से लव मैरिज कर ली। वो एक लौती लड़की थी, इसीलिए मेरा लड़का अपने टीचर का घर जमाई बनकर नोएडा में रह रहा है और हम लोगों को पूछता तक छोटे वाला लड़का भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए चंडीगढ़ की एक लड़की के चक्कर में फंसकर उसके साथ चंडीगढ़ में ही कहीं लिव इन में रह रहा है। उसे भी अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं और छोटी बेटी दिल्ली में है, अभी ग्रेजुएशन में है, हॉस्टल में रहकर पढ़ती है और साथ में छोटी सी जॉब भी करती है ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। जेठानी के बच्चे महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े थे, लेकिन मीनाक्षी देवी ने अपनी इकलौती बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। परिणाम सामने था। मीनाक्षी देवी के सामने उदाहरण था कि रुपयों से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते, वो तो परिवार से ही मिलते हैं। जिनके दिल में कभी मीनाक्षी के लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी, मीनाक्षी देवी ने उन्हें अपने घर में जगह दे दी और उनकी बेटी पुष्पा की पढ़ाई का पूरा खर्च भी मीनाक्षी देवी ने उठा लिया। एक दिन मीनाक्षी देवी के पास उनकी बेटी अनुराधा आई और बोली, माँ, क्यों न आपकी सास यानी कि मेरी दादी के नाम पर एक मुफ्त हॉस्पिटल खोल दिया जाए। आखिर उन्हीं की वजह से तो आज हम लोग कामयाबी के इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। अगर वो मरते वक्त आपको वह राज की बात न बताती तो आज हम लोग किस हालात में होते। मीनाक्षी देवी ने कहा, अनुराधा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। कौशल्या देवी के नाम से हॉस्पिटल का काम जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो। अनुराधा ने कहा, माँ, तुमने एक बात आज तक मुझसे नहीं बताई कि जब पापा को खजाना नहीं मिला तो आपने कैसे ढूंढ लिया और आपको जमीन के नीचे से कुल कितना धन मिला था। मीनाक्षी देवी ने बताया, जब तुम्हारे पापा ने खजाना न मिलने से हताश होकर आत्महत्या कर ली थी, मुझे तुम्हारी खातिर जिंदा रहना था, इसलिए मैं दूसरों के घरों में काम कर जैसे तैसे तुम्हारा और अपना गुजारा चलाने लगी। फिर एक दिन मुझे लगा कि तुम्हारे पापा ने दाहिने ओर के सारे कमरों को खोद कर देखा, क्यों न एक बार बाएं ओर के कमरों की खुदाई करके देखूं। और मैंने अगले 6 महीने तक बाईं ओर के एक एक कर सारे कमरों को खोद डाला और आखिर में मुझे वो खजाना मिला जिसकी बदौलत हमारी किस्मत पलट गई। अनुराधा ने हैरानी भरी आवाज में अपनी माँ से पूछा, कितना सोना मिला आपको माँ? बेटी का सवाल सुनकर मीनाक्षी देवी मुस्कुराई और अपनी बेटी को घर के एक सीक्रेट रूम में ले गई जहाँ एक लॉकर था। मीनाक्षी इस लॉकर की चाबी अपनी बेटी के हाथों में थमाते हुए बोली, वो खजाना आज भी इसी लॉकर में है, खुद ही खोल कर देख लो। मीनाक्षी की बेटी अनुराधा को लगा कि लॉकर में उसे हीरे जवाहरात सोना चांदी देखने को मिलेगा, लेकिन जब उसने लॉकर खोला तो देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ कपड़ों में लिपटे पुराने दस्तावेज थे जिन पर अचार बनाने की प्राचीन रेसिपी लिखी हुई थी। अपनी बेटी को हैरानी में देखकर मीनाक्षी देवी ने कहा, दरअसल तुम्हारे पूर्वजों का अचार का बेहद पुराना बिजनेस था जिसकी रेसिपी केवल घर के बुजुर्ग ही जानते थे और मरने से पहले वो रेसिपी अपने सबसे भरोसेमंद औलादों को बता देते। तुम्हारे परदादा ने अपना वो पुश्तैनी काम छोड़ दिया, लेकिन उसकी रेसिपी उन्होंने घर के कोने में दबा कर रखी और मरते समय तुम्हारी दादी को बताया कि घर के कोने में जमीन के नीचे उन्होंने अपने पुरखों की सबसे बेशकीमती चीज छुपा रखी है। जब मुझे यह खजाना मेरे हाथ लगा तो मैंने इसमें लिखी रेसिपी के आधार पर अचार बनाना शुरू किया और बेचने लगी। देखते ही देखते मेरा बनाया अचार इतना ज्यादा बिकने लगा कि आज विदेशों तक पहुंच गया। अनुराधा को अपने पूर्वजों के खजाने का रहस्य मालूम चल गया था। उसे अपनी माँ की मेहनत और लगन पर बेहद गर्व हो रहा था। पूर्वजों के बेशकीमती खजाने की असली हकदार उसकी माँ मीनाक्षी देवी ही थी। शायद इसी वजह से उसकी सास ने मरते वक्त वो रहस्य अपने होनहार बहू
बहू को बताया था। कहानी से सीख, बुरे से बुरे हालातों में भी हमें अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। सूझबूझ न होने की वजह से बड़े साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर कुछ करने का जुनून हो तो इंसान बड़े से बड़ा साम्राज्य हासिल कर सकता है। मीनाक्षी को पूर्वजों का कोई खजाना नहीं मिला था, बल्कि उसे पूर्वजों से मेहनत करने की प्रेरणा मिली थी, जिसके बल पर उसने अपनी किस्मत को बदल दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप